हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। और हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोग कोशिकांगों के बारे में अध्ययन कर लिए थे, उनके कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या है, उनके अंतर्गत क्या आते हैं सारे क्वेश्चन। तो आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और आप लोग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। और जिसमें हम लोग बात किए थे कोशिका के अंतर्गत कितने पार्ट होते हैं, तो कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य, रिक्तिकाएँ, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, केंद्रक कला, ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन कर लिए थे। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ, जिसमें आपके संचित खाद्य पदार्थ आएंगे, स्रावी पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ। इसमें हम लोग संचित पदार्थ और स्रावित पदार्थ के बारे में देख लिए थे। हम लोग का आज का टॉपिक है उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अनेकों उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं और पौधों में जंतुओं की तरह उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं पौधों के विभिन्न भागों में सूख कर रह जाते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है या पौधों के शरीर से, जीव जंतुओं के शरीर से बाहर निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और पौधों में और जंतुओं में अलग अलग रूपों से उत्सर्जी पदार्थ निकलते रहते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, निम्न में से कौन से उत्सर्जी पदार्थ के प्रकार हैं? कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है उत्सर्जी पदार्थ है। तो उत्सर्जी पदार्थ के बारे में भी मैंने बताया कि पौधों की कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अनेकों उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं और पौधों में जंतुओं की तरह उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। अतः उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो पौधों के विभिन्न भागों में ही सूख कर रह जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसमें आपके एल्केलाइड्स आते हैं और आपका ग्लूकोसाइड्स आता है। और इसमें भी आपके एल्केलाइड्स भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें क्यूनिन है, रेशरपीन है, निकोटीन है, कैफीन है, थीन है, स्ट्राइकनीन है, मार्फिन है, एंट्रोपिन है। ग्लूकोसाइड के अंतर्गत टैनिन है, फिर लेटेक्स है। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगे, अकार्बनिक में आ जाएंगे, कार्बनिक में आ जाएंगे दोनों। तो आपका जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये आपके कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ के होते हैं। तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूनिन नामक औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? सिंकोना, एट्रोफा बेलाडोना, राउल्फिया सर्पेंटाइन, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि क्यूनिन नामक जो औषधि है वो किस पौधे से प्राप्त होती है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो आपका जो एक कार्बनिक पदार्थ है उसके अंतर्गत आपका एल्केलाइड्स आता है। और एल्केलाइड्स क्या होता है? ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त होते हैं। और ये पौधों के संग्रह करने वाले भाग जैसे बीज हैं, छाल है, पत्ती हैं इत्यादि में पाए जाते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं और बहुत ही उपयोगी होते हैं। और उसमें कुछ एल्केलाइड्स मैंने बताया अभी कि क्यूनिन, रेशरपिन, निकोटीन, कैफीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके एल्केलाइड्स के अंतर्गत आएंगे। और क्यूनिन नामक जो दवा है, औषधि है, यह सिंकोना पौधे की छाल से निकाला जाता है और यह मलेरिया रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा कि क्यूनिन नामक औषधि जो है सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है और मलेरिया रोग के उपचार के लिए उपयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेसरपीन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त होता है? सिंकोना, एट्रोफा बेलाडोना, राउल्फिया सर्पेंटाइन, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि रेसरपीन नामक जो रक्तचाप औषधि है वो किस पौधे से प्राप्त होती है। तो चलिए इसके बारे में बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो रेसरपीन जो है वो आपका राउल्फिया सर्पेंटाइन की जड़ से प्राप्त किया जाता है, जो अधिक रक्तचाप को कम करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर को लो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए रेशरपिन नामक औषधि का यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, राउल्फिया सर्पेंटाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में कौन सा पदार्थ पाया जाता है आपको बताना है। टैनिन है, निकोटीन है, मार्फिन है, थीन है। तो आप लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। निकोटीन जो है कार्बनिक पदार्थ के तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें कैफीन प्राप्त किया जाता है? कॉफ़ी के बीजों से, चाय की पत्तियों में, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि कैफीन किस में प्राप्त किया जाता है। और कैफीन जो है आपके एल्केलाइड्स हैं,
कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत एल्केलाइड समूह में आते हैं। तो कैफीन जो है यह कॉफ़ी के भुने बीजों और चाय की पत्तियों में मिलता है, और यह जो होता है कैफीन के यूज से हम दर्द को भी कम कर सकते हैं और तंत्रिका तंत्र को भी तीव्रता बढ़ाता है, तंत्रिका तंत्र की तीव्रता को भी बढ़ाता है कैफीन, और ये कॉफ़ी के बीज और चाय की पत्ती दोनों में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ चाय की पत्तियों से निकाली जाती है जो उत्तेजक रूप में कार्य करती है? निकोटीन, मॉर्फिन, थीन, एंट्रोपिन। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये भी तो आप लोग बता सकते हैं बहुत आसानी से कि चाय की पत्ती में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो चाय की पत्तियों में जो उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है वो आपका थीन होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ स्ट्रीकोन्स के बीजों से प्राप्त की जाती है? कैफीन, स्ट्राइकनिन, मॉर्फिन, निकोटीन। तो आपको बताना है कि स्ट्रीकोन्स के बीजों से प्राप्त की जाती है कौन सा पदार्थ। तो चलिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो स्ट्राइकनिन जो होता है ये स्ट्रीकोन्स के बीजों से प्राप्त की जाती है और इसका प्रयोग शरीर को शक्ति प्राप्त प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। स्ट्राइकनिन जो होता है ये स्ट्रीकोन्स के बीजों से प्राप्त होता है और इसका उपयोग शरीर को शक्ति या एनर्जी प्रदान करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? स्ट्रीकोन्स के बीजों से, पोस्ते के बिना पके फलों से, तंबाकू की पत्तियों से, कॉफ़ी के भुने बीजों से। तो आपको बताना है कि मॉर्फिन नामक दवा जो है औषधि की किससे प्राप्त होती है। तो चलिए इसको भी आप लोग तो बता सकते हैं। मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, इन सारे को इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं कि कौन से तत्व किससे प्राप्त होते हैं और कौन सी दवा किसके लिए है। तो चलिए आप लोग जल्दी से दीजिए क्या आंसर हो सकता है। तो मॉर्फिन नामक औषधि जो होती है यह पोस्ते के बिना पके फलों से प्राप्त की जाती है और यह दर्द निवारण और नींद लाने हेतु उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दर्द निवारण के लिए और रोग लाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। पोस्ते के बिना पके फलों से मॉर्फिन प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंट्रोपिन नामक पदार्थ किस पौधे से प्राप्त होता है? डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, सिनकोना, राउल्फिया सर्पेंटाइन, एट्रोफा बेलाडोना। एंट्रोपिन बताना है किससे प्राप्त होता है। तो एंट्रोपिन जो होता है वो एट्रोफा बेलाडोना नामक पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है और यह आँख की पुतली के आकार को बढ़ाती है और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित भी करती है। आँख के लिए जो अच्छी दवा है वो आपका एंट्रोपिन है, जो आँख जो पुतली होती है उसकी साइज को बढ़ा देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। एट्रोफा बेलाडोना जो है ये एट्रोपिन नामक औषधि प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटॉनिक्सन नामक हृदय के रोगों की औषधि प्राप्त होती है? डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, सिनकोना, राउल्फिया सर्पेंटाइन, एट्रोफा बेलाडोना। तो आपको बताना है कि टॉनिक्सन नामक हृदय के रोगों की औषधि किससे प्राप्त होती है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि किससे प्राप्त होती है। तो अभी मैंने बताया उत्सर्जी पदार्थ में आपके 2 प्रकार हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आपके एल्केलाइड्स हैं, ग्लूकोसाइड्स हैं और आपके टैनिन्स हैं, लैटेक्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपके कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत। तो आपका ये ग्लूकोसाइड्स के अंतर्गत आते हैं और ग्लूकोसाइड जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट को नष्ट होने से बचाते हैं और इनमें कुछ औषधियों की तरह भी प्रयोग में होते हैं। जैसे डिजिटॉनिक्सन नामक जो हृदय के रोगों की औषधियाँ होती हैं वो डिजिटेलिस पर्प्यूरिया नामक पौधे की ग्लूकोसाइड से प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, ये कार्बोहाइड्रेट के नष्ट होने को बचाते हैं ग्लूकोसाइड जो हैं और इस कुछ औषधियों की तरह यूज़ होता है, जिसमें आपका डिजिटेलिस पर्प्यूरिया नामक पौधों से डिजिटॉनिक्सन नामक औषधि हृदय रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कार्य के लिए टैनिन्स का प्रयोग किया जाता है? टैनिन्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? चमड़े को सख्त करने के लिए, औषधि बनाने के लिए, रोशनाई बनाने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना टैनिन्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो टैनिन जो होता है वो कड़वे और कषाद स्वाद के होते हैं और ये कोशा रस, कोशाभित्ति, छाल या पत्तियों आदि में भी पाए जाते हैं और ये कच्चे फलों में अधिक होते हैं किंतु जो पके फल होते हैं उसमें कम पाए जाते हैं। इनका जो प्रयोग होता है वो चमड़े को सख्त करने या कठोर करने, औषधि या दवा बनाने में, रोशनाई बनाने में और में यूज़ किया जाता है और चाय की पत्तियों में भी टेनिन जो होता है ये पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी में आपका टैनिन्स पाया जाता है और टैनिन्स का उपयोग सभी कार्यों के लिए किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पौधे के लेटेक्स से
पैपेन बनाया जाता है? किस पौधे के लेटेक्स से पैपेन बनाया जाता है? सेब, पपीता, अरंडी, फाइकस इलास्टिका। तो चलिए आंसर दे दीजिए, ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो लेटेक्स जो होता है यह श्वेत, पीले या भूरे रंग का दूध जैसा तरल पायस पदार्थ होता है और यह पौधों के घाव भरने में सहायक होता है। पपीते के लेटेक्स से पैपेन बनाया जाता है और हेवया जो होता है ब्राजीलियंसिस और फाइकस इलास्टिका नामक पौधे से भी जो लेटेक्स निकलता है उससे हम रबर बनाते हैं। तो आप पपीते के पौधे में लेटेक्स देखे होंगे, उनकी पत्तियों को निकालेंगे तो मिल्क दूध निकलता है, हल्का पीले कलर में, वाइट कलर में भी होता है। वही जो होता है पैपेन नामक एंजाइम होता है, वो आपका पैपेन नामक एंजाइम होता है जो पपीते में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल ग्रंथियां निम्न में से किस में पाई जाती हैं? नींबू के छिलके, यूकेलिप्टस की पत्ती, चमेली के फूलों की दलों में, उपर्युक्त सभी। तो तेल ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं? तो ये बताना है। तो सुगंधित तेल या तेल ग्रंथियां जो होती हैं यह एक वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील मतलब जो वायुमंडल में उड़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम तक वो एब्जॉर्ब या एकत्र नहीं रहते हैं, तो ये वाष्पशील तेल होते हैं और अधिकतर विशेष प्रकार की कोशिकाओं या ग्रंथियों में भी पाए जाते हैं। ग्रंथियों में तेल स्रावित होता रहता है और तेल ग्रंथियां जो होती हैं संतरा या नींबू के छिलके, यूकेलिप्टस की पत्तियां, चमेली, गुलाब, बेला जैसे फूलों के दलों में भी पाई जाती हैं और इन तेलों में अनेक प्रकार की औषधियाँ और साबुन भी बनाए जाते हैं और ये तेल जो है कीट परागण में भी सहायता करते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। तेल ग्रंथियाँ नींबू के छिलके में भी होते हैं, यूकेलिप्टस की पत्ती, चमेली के फूलों के दलों में भी पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? पेंट, वार्निश, तारपीन, तेल, उपर्युक्त सभी। तो रेजिन का प्रयोग बताना है किसके लिए किया जाता है। तो रेजिन जो होता है वो पीले रंग का होता है और पानी में अघुलनशील होता है और ईथर व एल्कोहल में घुलनशील होता है। जो पानी में नहीं घुलता लेकिन ईथर और एल्कोहल में रेजिन आसानी से घुल जाता है और इसका जो निर्माण होता है वह सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से होता है। और रेजिन का जो प्रयोग होता है वो पेंट में भी किया जाता है, वार्निश में किया जाता है, तारपीन तेल में किया जाता है, चमड़ा एवं अनेक प्रकार की औषधियों के निर्माण में भी रेजिन का यूज़ किया जाता है। और हींग जो होता है आपका, इसका फेरुला एसेफोटिडा की मोटी जड़ों से सफ़ेद दूध के रूप में उत्पन्न होता है और तारपीन का तेल चीड़ के तने से प्राप्त एक द्रव रेजिन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। पेंट, वार्निश, तारपीन जो है ये सारे आपके रेजिन होते हैं। रेजिन का प्रयोग इन सारी चीज़ों में किया जाता है। और आपका हींग बहुत इंपॉर्टेंट है। हींग वाला जो होता है ये फेरुला एसेफोटिडा की मोटी जड़ों से सफ़ेद दूध के रूप में उत्पन्न किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंद पौधे के किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति, केंद्रक द्रव्य, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है पौधों के किस कोशिकांग से हम गोंद प्राप्त करते हैं। तो गोंद क्या होता है? गोंद को कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले सेलुलोज के अपघटन के फलस्वरूप बनता है और ये जल में घुलनशील होते हैं। और गोंद जो होता है चिपकाने के लिए, दवाई को बनाने के लिए या खाने में काम आता है। और आप बबूल का गोंद जो होता है ये खाने में यूज़ किया जाता है। और आप देखे होंगे गोंद जो होता है आम की लकड़ी में और किसी चीज़ में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो गोंद के रूप में होता है। तो वो कोशिका भित्ति से प्राप्त किया जाता है। पौधों की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले जो सेलुलोज होते हैं उसके अपघटन के फलस्वरूप बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कार्बनिक अम्ल के लक्षण हैं। कार्बनिक अम्ल के लक्षण कौन से हैं? यह जल में घुलनशील होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें कार्बनिक अम्ल के लक्षण कौन कौन से हैं। तो कार्बनिक अम्ल जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और ये पत्तियों और फलों में पाए जाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टी पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो आपको बताना खट्टे पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चलिए आंसर दे दीजिए क्या हो सकता है। तो खट्टी पालक जो होते हैं उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल निम्न में से किस पौधे की पत्तियों की बाह्य कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो किस पौधों की पत्ती की बाह्य कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है पीपल, बरगद, रबड़, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जो होते हैं ये आपके अकार्बनिक उत्सर्जीय पदार्थ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो उत्सर्जीय पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में आपके एल्केलाइड्स हैं, ग्लूकोसाइड्स हैं, टैनिन्स हैं, लैटेक्स हैं, सुगंधित तेल है, रेजिन है, गोंद है,
ये सारे आपके कार्बनिक अम्ल में हो गए, कार्बनिक पदार्थ में हो गए। और अकार्बनिक पदार्थ, उत्सर्जीय पदार्थ जो होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल आएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के अंतर्गत आपके सिलिका और कैल्शियम ऑक्जेलेट आते हैं। तो ये आपका बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल किन पौधों की पत्तियों की बाह्य कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो पीपल, बरगद, रबर आदि पौधों के जो है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल अंगूर के गुच्छे के रूप में पत्तियों की बाह्य कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिसे हम सिस्थोलिथ भी कहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। आपका कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल है वो पीपल में भी पाया जाएगा, बरगद और रबड़, ये सारे जो पौधे के कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जो होते हैं वो अंगूर के गुच्छे के रूप में पत्तियों की बाह्य कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाया जाता है। गेहूं के भूसे में, प्याज की पत्तियों में, 1 व 2 दोनों में, ना तो 1 ना तो 2। तो उसमें से आपको बताना है कि सिलिका की मात्रा किसमें अधिक होती है। तो जैसा अभी मैंने बताया कि कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उसमें आपके कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल आते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के अंतर्गत आपके सिलिका और कैल्शियम ऑक्जेलेट आते हैं। और सिलिका जो होता है कुछ पौधों की कोशिका भित्ति पर सिलिका के कण जो होते हैं परतों के रूप में पाए जाते हैं। और गेहूं के भूसे और प्याज की पत्तियों में सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा अम्ल आपके सेब में पाया जाता है। तो सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। और आपका इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू जैसी प्रजाति जो होती है खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, और आपका जो खड़ी पालक होती है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। एप्पल में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, बार बार रिवीजन किया करें, जो ना समझ में आए उसे नोट कर लिया करें और बार बार पढ़ा करें, ताकि आप लोग को एग्जाम में कॉन्फिडेंस आए और आप लोग क्वेश्चन भूले ना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।